हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक एमसीक्यू जो कि आपके मिक्स है। इसमें हिमाचल प्रदेश जीके भी है, इंडिया जीके भी है और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा के राजा संसार चंद को किस स्थान पर हराया था। ठीक है, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा वर्सेस संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था जिसमें संसार चंद की हार हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पे, महल मोरिया। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या और पूछता है एग्जामिनर। एक तो डायरेक्टली पुट आउट करता है क्वेश्चन कि महल मोरिया है कहाँ पे लोकेटेड। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये है आपका हमीरपुर के अंदर। कहाँ पे है, हमीरपुर के अंदर। पूछता है महल मोरिया कहाँ पे है, तो ये हमीरपुर के अंदर है। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा वर्सेस संसार चंद के बीच युद्ध कब हुआ था, या फिर डायरेक्टली अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा भी कुछ एक दिन पहले जेएड सुपरिटेंडेंट का क्वेश्चन जो है पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि अमर सिंह थापा ने कांगड़ा पर अटैक कब किया था। ठीक है, संसार चंद जो था ये कहाँ का, कांगड़ा का राजा था। तो अमर सिंह थापा ने जो कांगड़ा पर अटैक किया था वो किया था 1805 में। कब किया था, 1805 में अटैक किया था अमर सिंह थापा जो कि हेड था किसका, गोरखाओं का। ठीक है, इसी के साथ जो है संगोली से आपको याद करना है, संगोली की एक संधि हुई थी गोरखा प्लस आपका अंग्रेज। गोरखा और अंग्रेजों के बीच में जो है संगोली की संधि हुई थी कब, 1815 में। 1815 में पूछा जाता है संगोली की संधि किस किस के बीच में हुई, गोरखों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। कब हुई थी, 1815 में हुई थी। इसके बाद जो गोरखे थे उन्होंने अपना जो भी दावा था, जो भी पहाड़ी रियासतों पे उन्होंने कब्जा कर रखा था वो उन्होंने छोड़ दिया था। किसके बाद, संगोली की संधि के बाद। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने लिया है, रिपीट होता है क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है, माउंटेन रेंज कौन सी जो है वो अलग करती है, ये है आपकी झांसकर रेंज। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, कुछ एक ऑप्शन में आपको झांसकर देखने को मिलेगा लेकिन झांसकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश में 3 तरह की जो है माउंटेन रेंज है। सबसे जो लोएस्ट है वो है शिवालिक रेंज। ठीक है, सबसे जो निम्न रेंज है वो है शिवालिक। उसके बाद आते हैं आपके लघु हिमालय। ठीक है, मिडिल हिमालय इनको हम बोलते हैं, या लघु हिमालय, मिडिल हिमालय या लघु हिमालय। फिर उसके बाद आती है आपकी झांसकर रेंज। ठीक है, मिडिल हिमालय के अंदर ही आती है आपकी पीर पंजाल रेंज। जो पीर पंजाल आप सुनते होंगे वो मिडिल हिमालय के अंदर आती है। जो शिवालिक है ये सबसे छोटे पर्वत है, इनकी हाइट जो है 350 मीटर से शुरू होती है और 1500 मीटर। ठीक है, जो इनकी हाइट है वो 1500 मीटर तक जाती है। जो मिडिल हिमालय है, लघु हिमालय है, ये 1500 से लेके आपके 4500 मीटर तक है। और जो झांसकर रेंज है ये 4500 मीटर से ऊपर है। तो ये कहाँ पे है हमारी झांसकर रेंज, ये आपकी जो मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट है हमारी, किन्नौर प्लस लाहौल स्पीति। किन्नौर एंड लाहौल स्पीति में है झांसकर रेंज। किन्नौर एंड लाहौल स्पीति में कौन सी रेंज है, झांसकर रेंज है। इसी रेंज के अंदर हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जो हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की, उसका नाम है शिला पीक। क्या नाम है, शिला पीक, जिसकी हाइट है 7026 मीटर। कितनी हाइट इसकी, 7026 मीटर पूछा जाता है। इसका नाम है शिला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी झांसकर रेंज के अंदर है। कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। शिवालिक की रेंज जो है 1500 मीटर तक है। लघु हिमालय यानी जो मिडिल हिमालयस है उनकी रेंज 4500 मीटर तक है, और 4500 मीटर से ऊपर जो है आपकी झांसकर रेंज शुरू हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि शिमला जो कि हमारा क्या है, कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, किस रेंज के अंतर्गत है। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये आता है आपका मिडल हिमालयस के अंदर। ठीक है, कौन सी, मिडल हिमालयस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनखड़ झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। धनखड़ लेक जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, धनखड़ लेक लोकेटेड है हमारी लाहौल स्पीति के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। कहाँ पे है, धनखड़ लेक जो है लोकेटेड है लाहौल स्पीति के अंदर। लाहौल स्पीति से जो है 3 या 4 लेक्स आपको याद करनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीट होती है। देखिए, पहली तो पूछी जाती है सूरजताल लेक, ये कहाँ पे है, ये भी आपकी लाहौल स्पीति में है। दीपकताल लेक, ये भी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। चंद्रताल लेक, ये भी कहाँ पे है, ये भी लाहौल स्पीति में है। सूरजताल, दीपकताल, चंद्रताल, ये तीनों कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। और धनखड़ भी आपको याद करना है। और इसके साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट है वो है नीलकंठ लेक। नीलकंठ लेक ये कहाँ पे है, ये भी आपकी लाहौल स्पीति के अंदर है। लाहौल स्पीति के अंदर नीलकंठ। ठीक है, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम।
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नगर कौन सा है। सबसे छोटा नगर कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, ये है श्री नैना देवी जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्री नैना देवी जी, यहाँ पे टेम्पल भी है जो कि शक्तिपीठ है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, तो ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हर बार मैं आपको करवाता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे क्या है, सबसे बड़ी मैन मेड लेक यानी कृत्रिम झील, जिसे खुद बनाया गया है। कौन सी रिवर के ऊपर है, तो ये है सतलुज रिवर के ऊपर, सतलुज नदी के ऊपर है सबसे बड़ी, जिसका नाम है गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर झील ये कहाँ पे है, ये बिलासपुर के अंदर है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है सतलुज रिवर के ऊपर। ठीक है, बिलासपुर में ही क्या है, कॉल डैम। कॉल डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये भी बिलासपुर के अंदर है। बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना था, ये बना था 5वां जिला। कब बना था ये पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 जुलाई 1954। ठीक है, 1 जुलाई 1954 में जो है 5वां जिला बना था बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है कुल्लू की बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। तो कुल्लू में जो है फेमस है बूढ़ी दिवाली, ये कब मनाई जाती है, मनाई जाती है दिवाली के 1 महीने बाद, दिवाली के 1 माह बाद। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिवाली के साथ साथ, बूढ़ी दिवाली के साथ साथ यहाँ का एक और फेमस क्या है, कुल्लू का दशहरा। कुल्लू का दशहरा जो है वो काफ़ी फेमस है। एक कितने दिन चलता है दशहरा, ये चलता है 7 दिन। ठीक है, पूछा जाता है कितने दिन मनाया जाता है, 7 दिन मनाया जाता है। यहाँ का जो टेम्पल है वो रिपीटेड होता है। ठीक है, रिपीट होता है सुल्तानपुर टेम्पल। पूछा जाता है सुल्तानपुर टेम्पल कहाँ पे है, तो सुल्तानपुर टेम्पल जो है ये आपका कुल्लू के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, ढालपुर मैदान है जहाँ पे मेला चलता है आपका दशहरे का, 7 दिन तक मनाया जाता है। और रघुनाथ जी की मूर्ति जो है पहले इस मंदिर से पहला दिन जब होता है आपका इस मेले का, उस दिन रघुनाथ जी की मूर्ति जो है सुल्तानपुर टेम्पल से लाई जाती है ढालपुर ग्राउंड के अंदर। और जिस दिन 7वां दिन होता है, अंतिम दिन होता है, उस दिन फिर उसे जो है दोबारा जो है सुल्तानपुर मंदिर में रखा जाता है उस मूर्ति को। ठीक है, पूछा जाता है कि जो ये रघुनाथ जी की मूर्ति थी, इसे अयोध्या से कौन लेके आया था, तो दामोदर दास। दामोदर दास जो है इस मूर्ति को लेके आया था। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है होली जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। होली हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में। जितने भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, प्लस कौन सी रिवर के ऊपर है, किस रिवर के ऊपर है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यहाँ से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बनता है, 100% बनता है। ठीक है, तो होली जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चंबा में कहाँ, भरमौर। ठीक है, चंबा में भरमौर में लोकेटेड है। कौन सी रिवर के ऊपर है, तो रावी रिवर के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर है, रावी नदी के ऊपर। 2 और मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो कि रिपीट हुए हैं और नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होंगे। एक पूछा जाता है बैरा स्यूल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये भी आपका जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है चमेरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ पे है, ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है चंबा से अभी आपको याद करना है, चंबा की जो चप्पल है, ठीक है, चप्पल इंडस्ट्री यहाँ की फेमस है, उसे जो है अभी हाल ही में GI टैग दिया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चंबा चप्पल को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम 3 वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो हमारे टोटल वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। ठीक है, 4 वेद हैं हमारे। जो शुरू के 3 वेद हैं उन्हें जो है संयुक्त रूप से यानी कंबाइंड रूप से कहा जाता है त्रयी। क्या कहा जाता है, त्रयी। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 4 वेद कौन कौन से हमारे, ऋग्वेद, ठीक है, फिर सामवेद, ठीक, उसके बाद आता है, सॉरी पहले ऋग्वेद आएगा, फिर आएगा यजुर्वेद, फिर आएगा सामवेद, फिर आएगा अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद है। जो शुरू के 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को जो है कंबाइंड रूप से कहा जाता है क्या, त्रयी। इन तीनों को जो है कंबाइंड रूप से कहा जाता है त्रयी। अभी देखिएगा जो ये 4 वेद है हमारे, चारों वेदों के उपवेद भी है, इन वेदों के उपवेद भी है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछा गया था पिछली बार। तो इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो है जो उपवेद है वो क्या है, वो है आयुर्वेद। और इससे जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, धन्वंतरी जी से रिलेटेड है, चिकित्सा से संबंधित। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद जो है कर्मकांड, जो भी आपके यज्ञ होते हैं उसके बारे में बताता है। तो इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। और अगर हम सामवेद की बात करें, सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद। इसका जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है।
संगीत से रिलेटेड है। और अगर यहाँ पे बात करें यजुर्वेद की, ठीक है, जो आपका जो सॉरी अथर्ववेद की, जो आपका लास्ट वेद है, तो इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद, जो कि आपके भवनों के निर्माण कार्य होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो ये 4 वेद है। पूछा जाता है सबसे ओल्डेस्ट जो वेद कौन सा है, तो है ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। कुषाण वंश, कुषाण जो डायनेस्टी थी उसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे आपके कुजुल कड़फिसेस। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कुजुल कड़फिसेस जो है इसके संस्थापक थे। कुषाण आए कहाँ से थे, ठीक है, तो ये आपके वेस्टर्न चीन, गोबी जो डेजर्ट है वहाँ से आए थे। यूची जाति के थे ये, यूची जाति के माने जाते हैं। गोबी डेजर्ट आपके वहाँ से आए थे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। कुषाण वंश में एक प्रसिद्ध जो शासक था उसका नाम था कनिष्क, ठीक है। जो एक प्रसिद्ध सा जो इनका कुषाण वंश का वो था कनिष्क, जो कि काफ़ी फेमस राजा हुआ था। इसने जो है 78 AD में, 78 ईस्वी में जो है एक संवत चलाया था, कैलेंडर चलाया था जिसे बोलते हैं शक संवत, जिसे क्या बोला जाता है, शक संवत, ठीक है, जो कि भारत गवर्नमेंट ने बाद में अडॉप्ट किया। अब आप मुझे जो है उसकी डेट बताओगे कि भारत गवर्नमेंट ने जो है इसे अडॉप्ट कब किया, ठीक है। डेट मैं बता देता हूँ, चलो आप ईयर मुझे बताइएगा। 22 जुलाई, ठीक है, ईयर आप मुझे बताइएगा। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ 1954, 1957, 1958, ठीक है। भारत सरकार ने शक संवत को कब अपनाया था, 22 जुलाई 1954, 57 या 58 में, ठीक है। आंसर करके जो है कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। तो कुषाण वंश के शासकों ने जो है सबसे शुद्ध रूप के जो सिक्के थे सोने के वो जारी किए थे, और उसके ऊपर जो है शिव की प्रतिमा थी, त्रिशूल, ठीक है, नदी की आकृति हुआ करती थी। और जो एक कनिष्क था इसे कहा जाता है सेकंड अशोका। सेकंड अशोका के किसे नाम से किसे जाना जाता है, तो कनिष्क को ही सेकंड अशोका के नाम से जाना जाता था। इसकी जो कैपिटल थी वो थी मथुरा। इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो कहाँ पे थी, मथुरा के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, राजा राममोहन रॉय को जो है राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा राममोहन रॉय को जो है राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा की उपाधि दी गई थी राजा राममोहन रॉय को। और अगर हम यहाँ पर बात करें अकबर द्वितीय की, तो इनको जो है एक और क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, जो पूछा जाता है कि मुगलों के जो सिक्के थे वो किसने बंद करवाए थे, तो अकबर द्वितीय ने ही मुगलों के जो सिक्के थे वो 1835 में बंद करवा दिए थे, ठीक है, 1835 में। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है आपकी माउंटेन रेंज है, लोकेटेड है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कौन सी है, यहाँ पे है रॉकीज। और दक्षिणी अमेरिका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है एंडीज, एंडीज पर्वतमाला, जो कि सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है एंडीज, जो कि कहाँ पे है, आपकी साउथ अमेरिका के अंदर। अफ्रीका, अफ्रीका से पूछी जाती है, एक इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एटलस। एटलस माउंटेन रेंज कहाँ पे है, ये अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन आयोग का वर्णन करता है, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा पार्ट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है, हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट, तो पार्ट जो 15 है वो हमारा डिस्कस करता है कि इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 234, 324 जो है इसके बारे में बताता है। जो हमारा निर्वाचन आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन है, ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान के अंदर है। कौन से भाग के अंदर, 15वें भाग के अंदर। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 324, ठीक है। भाग 12 जो है रिलेटेड है किससे, भाग 12 रिलेटेड है वित्त से, फाइनेंस से रिलेटेड है भाग 12। 18 के बारे में मोस्ट जो है रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो आपातकाल, इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के बारे में कौन सा भाग डिस्कस करता है, भाग 18। और जो हमारे अमेंडमेंट्स होते हैं यानी संशोधन होते हैं उसके बारे में किस भाग में वर्णित है इसके बारे में, तो भाग 20 के अंदर, ठीक है। किसने के अंदर है, भाग 20 के अंदर संशोधन के बारे में जो है लिखा गया है। अभी जो हमारा इलेक्शन कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, उनका नाम है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जी जो है अभी हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इनकी अगर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल होता है 6 साल का, 6 साल या फिर 65 ईयर एज, ठीक है, एज ऑफ
65, या तो 65 साल के पूरे हो जाएंगे तब रिटायर हो जाएंगे, या फिर उससे पहले 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, ठीक है। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा तो ये रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये अखिल भारतीय संस्था है, अखिल भारतीय संस्था। अब आपने सुना होगा अखिल भारतीय सेवा, जैसे IAS, ठीक है, IPS और IFS। अखिल भारतीय सेवाएं कितनी हैं? 3 सेवाएं हैं अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें आता है आपका IAS, IPS और IFS, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक, सिर्फ 3 ही जो है हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और जो इलेक्शन कमीशन है ये है अखिल भारतीय संस्था, ठीक है, एक अखिल भारतीय संस्था। ये जो है पंचायती जो राज्य के इलेक्शन होते हैं उन्हें छोड़ के भारत के लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और जो हमारी असेंबलीज होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उनके इलेक्शन भी निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो ये बुक है ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो लेखक है वो M विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक लिखी गई थी 1934 पे, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य सरकार ने यानी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में 1.80 लाख 1,80,000 वार्षिक पारिवारिक आय से कम के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? तो अभी एक स्टेट है जिसने जो है घोषणा की है कि जिस भी परिवार की आय, ठीक है, जिस भी छात्र के परिवार की आय जो है 1,80,000 से कम है ईयरली, ठीक है, एक साल की जो वार्षिक आय है वो 1,80,000 से कम है तो उसे मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य है? ये है हरियाणा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर D जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। हरियाणा जो कि हमारा पड़ोसी राज्य भी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ जो है इसकी सीमा लगती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसने जो है हरियाणा के जो CM है वो है मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है, अभी करंट टाइम में, और इन्होंने जो है एक कार्यक्रम शुरू किया है सुपर 100 कार्यक्रम पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो ये इन्होंने ही शुरू किया, ठीक है। और यहाँ से एक और पूछा जाता है पार्क, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्क है यहाँ का, सुल्तानपुर पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका हरियाणा के अंदर लोकेटेड, ठीक है। कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जो है GI टैग दिया गया? तो अभी मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश का जो चंबा है, ठीक है, चंबा की जो चप्पल है उसे GI टैग मिला है। तो अभी सफ़ेद प्याज कौन सी राज्य के सफ़ेद प्याज को जो है GI टैग दिया गया? तो महाराष्ट्र का जो है रायगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे होता है ये सफ़ेद प्याज, इसे जो है GI टैग दिया गया। और महाराष्ट्र का ही एक जिला है जिसका नाम है पालघर। इस जिले का नाम क्या है? पालघर। यहाँ का जो है वाड़ा कोलम चावल जो है जिसे GI टैग दिया गया। तो 2 जिले आपको याद करने हैं, रायगढ़ के जो है सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया, और महाराष्ट्र के ही पालघर जिले को जो है GI टैग दिया गया। किसके लिए? वाड़ा कोलम चावल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उमटोंग नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है, यह किस राज्य में है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है हाल ही में जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है उसने एक जो है रिपोर्ट दी है कि भारत की सबसे जो स्वच्छ नदी है अभी करंट टाइम में वो है उमटोंग नदी, ठीक है। उमटोंग रिवर जो है भारत की सबसे स्वच्छ रिवर है। तो ये कौन से राज्य में है? ये है मेघालय के अंदर। ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है? ये मेघालय के अंदर है। मेघालय में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मासिन राम मेघालय में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। जो हिमालय की 2 हिल्स है जिसके बारे में हम अक्सर डिस्कस करते हैं, खासी हिल्स और जयंती हिल्स, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो है नेचुरल डिवाइडिंग का काम करती है। तो यहीं से हिल्स का भी आपको पता चल जाएगा कि खासी हिल्स कहाँ पे है और जयंती हिल्स कहाँ पे है। ये दोनों मेघालय के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट है तमिलनाडु राज्य में एक सड़क का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? देखिएगा यहाँ पे जो ये नदी है उमटोंग नदी, ठीक है, तो इसका जो है एक अन्य नाम है, इसका जो अन्य नाम है वो है दावडी रिवर, ठीक है। दावडी करके आपको जो है ऑप्शन में दिखेगा, या फिर जो है उमटोंग को उमतांग भी बोलेंगे, ठीक है, उमतांग। तो हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये रिवर कहाँ पे है? ये है मेघालय के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे तमिलनाडु राज्य में एक सड़क का नाम जो है अभी हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया। तो इन स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है, तो इनका नाम है तुरुपुर कुमार रानी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु से ही संबंधित थे। तमिलनाडु की अभी करंट टाइम में अगर हम सीएम की बात करें, यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर कौन है, MK स्टालिन जो है यहाँ के करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो आप तक प्रोवाइड कराया जाए 10 से 15 क्वेश्चन का, जिसमें आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो उसमें जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका सही आंसर मैं बता दूंगा। इथोपिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ठीक है। तो इथोपिया के जो है प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ऑप्शन ए रहे आपके सामने। कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी इसका राइट आंसर है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हो, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।